नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है डीजे फंडा क्लासेस में। मैं हूं दाऊदी गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग के फंडे क्लियर कर रहे हैं और हम उसमें आईटी के टूल्स जैसे एमएस एक्सेल, वर्ड वगैरह हम सब कवर करेंगे जो भी हमारा अकाउंटिंग के काम में यूज होते हैं, जिससे हम अपने अकाउंटिंग को काम को ज्यादा अच्छे तरीके से हम कर सकें। तो उसमें ही हम जैसे एमएस एक्सेल कवर कर रहे हैं और हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, पाइवट टेबल। जी हाँ दोस्तों, पाइवट टेबल्स आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत यूज करते भी होंगे पाइवट टेबल्स। बट आज हम उसको यूज करके देखेंगे क्या क्या नए तरीके हैं जो उसको हम अपने काम को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे टेक्निक से हम अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पाइवट टेबल। और सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी एक्सेल स्क्रीन पे। हम स्टार्ट करेंगे तो हमने एक सैंपल डेटा यहाँ पे एक सेल्स का ले लिया है। जब एक बार डेटा को हम गो थ्रू करेंगे कि इनवॉइस का, कस्टमर वाइज, हमने सेल्स पर्सन वाइज, हमने प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, हमने यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सेल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, अपना कॉस्ट भी हमने दिखा रखी है, प्रॉफिट भी दिखा रखा है, कलेक्शन भी अमाउंट दिखा रखा है, आउटस्टैंडिंग भी है, ड्यू डेट भी है, इनवॉइस की पेमेंट और स्टेटस भी है। तो ये आपका सारा डेटा हमारा रेडी हो चुका है। डेटा हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है, बना लिया है। अब ये पाइवट टेबल क्या होता है दोस्तों? पाइवट टेबल होता है आपको इस डेटा को आपको समरी फॉर्म में तैयार करना है। समरी फॉर्म में तैयार करने के लिए आप जैसे आपको डेटा चाहिए, सेल्स पर्सन वाइज चाहिए, रीजन वाइज चाहिए, प्रोडक्ट वाइज चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए हो सकता है। तो उसको आपको एक समरी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में तैयार करना होता है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हमारा जो पाइवट टेबल का पहला कंसेप्ट है कि जो पहला रो होता है वो हेडिंग रो होता है, फील्ड के नेम होते हैं। अगर उसमें किसी में भी फील्ड के नेम में ब्लैंक है तो पाइवट टेबल में एरर आएगा, पाइवट टेबल नहीं बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी फील्ड है सबके नाम प्रॉपर हैं। तो कंट्रोल के साथ हम राइट एरो की क्लिक करेंगे, देखेंगे लास्ट तक पहुंच जाएंगे, और लेफ्ट करेंगे तो मीन्स इसमें सब में कुछ ना कुछ दे रखा है। अगर किसी भी सेल ब्लैंक होता है फील्ड नेम में तो वहां पे वो एरर देगा। तो सबसे पहले बनाने के लिए मैं जैसे पहले ट्राई करता हूँ। हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, सारा डेटा को। डेटा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबा देंगे तो कंट्रोल ए से आपका जितना भी पहला डेटा होता है सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए से या जैसे भी आप सिलेक्ट कर सकें। और उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट। इंसर्ट में आपके पास देखिए पाइवट टेबल बनाने के दो तरीके होते हैं, एक रिकमेंडेड पाइवट टेबल, एक पाइवट टेबल। रिकमेंडेड पाइवट टेबल में एक आपको, जैसे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे देता है ऑलरेडी पाइवट टेबल के सेट बना के कि आपको किस तरह की पाइवट टेबल बनानी है। तो जिससे क्या होता है कि थोड़ा शॉर्टकट वे में आपको पाइवट टेबल बना सकते हो। बट अभी मैं इसको चूज नहीं करता हूँ। ब्लैंक पाइवट टेबल भी नीचे ऑप्शन है, तो ब्लैंक पाइवट टेबल हम यहाँ से सीधा इंसर्ट में जाएंगे, फ्रॉम टेबल। यहाँ पे डेटा दोबारा पूछेगा तो ऑलरेडी डेटा हमने सिलेक्ट कर रखा है। तो डेटा रेंज पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर कहीं एक ब्लैंक रो भी आती है बीच में तो आपको डेटा जो रेंज है वो आपको चेंज करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे पूछता है कि ये न्यू वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे भी किसी ब्लैंक सेल का आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या नई वर्कशीट पे बनाते हैं तो वो नई सीट ही बन जाएगी। चलो नई सीट पे चलते हैं। तो देखेंगे जैसे यहाँ पे डेटा टेबल बन जाती है। डेटा टेबल बनने के तुरंत बाद ही आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाता है कि ये पाइवट टेबल्स के फील्ड हैं। ये पाइवट टेबल्स के फील्ड है, इनको आपको 4 तरीके से डिवाइड करना होता है, रो वाइज, कॉलम वाइज, फिल्टर, पेज फिल्टर और आपका वैल्यू वाइज। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब हम इसमें हमें क्या क्या डेटा चाहिए होता है। वैल्यूज जब होती है, वैल्यूज में हमें क्या देना होता है कि अगर किसी को हमें सम करना है, प्रोडक्ट करना है, एवरेज देखना है, मैक्सिमम, मिनिमम, कोई फंक्शनलिटी देखनी है, काउंट करना है कि कितने डॉक्यूमेंट है, क्या है, तो वहां पे वो वैल्यूज में डेटा जाता है। बाकी जो फिल्टर्स का है वो रो और कॉलम में चला जाता है डेटा। तो एक चीज हमने यहाँ पे देखी, बना ली। तो ये पाइवट टेबल का हमारा एक स्क्रीन आ गया। अभी इस फील्ड्स आ गए। अब इस फील्ड्स को हम किस तरह से प्ले करेंगे? तो हम ये देखेंगे कि हम सपोज डेटा हमें कस्टमर वाइज सेल्स चाहिए। जैसे सपोज हम कस्टमर यहाँ ले लेते हैं और जो सेल्स वैल्यू है उसको वैल्यूज में डालेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली सम कर रहा है वैल्यूज का। अगर आपको सपोज ये चाहिए होता है इस कस्टमर ने कम से कम कितनी सेल करी है, कम से ज्यादा सेल कितनी करी है, तो आप इसको लाएंगे और यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका वैल्यू फील्ड सेटिंग में आ जाएगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप इसमें फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, क्या करना है आपको। तो जैसे सपोज मैंने मिनिमम ले लिया यहाँ पे,
तो मिनिमम आपकी टैक्सेबल वैल्यू सेल्स इतनी हुई है। और ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे शॉर्टकट में जाके समराइज्ड वैल्यू बाई मैक्सिमम अगर मैंने कर दिया तो ये मैक्सिमम आ गया। और आपको टोटल भी चाहिए तो टोटल भी ले लेते हैं, टोटल भी आ गया। तो इस तरीके से आप फील्ड पे फील्ड ऐड कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट आ गया, आपका प्रॉफिट भी आ गया। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे डेटा जो है ना ये नंबर फॉर्मेट में आया है। अगर हम सपोज इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में करें तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके अकाउंटिंग फॉर्मेट कर देते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपने कोई डेटा ऐड किया, इसमें डेटा ऐड किया और डेटा चेंज किया और फिर डेटा को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही ये सेम फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब जनरल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में कैसे करें? अकाउंटिंग फॉर्मेट में करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी फील्ड सेट है उसकी वैल्यू फील्ड में जाके यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आप अकाउंटिंग अगर कर देंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका ये सेट आपका पूरा अंदर से हो जाएगा। आप कितनी बार भी रिफ्रेश करें, आप कितनी बार भी रिफ्रेश करें, ये आपका जो है ये वाला फील्ड, जो मिनिमम वाला फील्ड अभी हमने चेंज किया था, ये कभी भी अपना फॉर्मेटिंग नहीं छोड़ेगा। तो फॉर्मेटिंग नहीं छोड़ेगा तो सबसे बेटर है कि वैल्यू फील्ड में जाके हम नंबर फॉर्मेट अगर हम चेंज कर देते हैं तो आपका ये काम हो जाएगा। तो जिससे क्या है फिर आपका फॉर्मेट नहीं छोड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब जैसे हमने ये डेटा बना लिया, अब डेटा में अगर हम यहाँ पे रो में अगर हमने अभी तो यहाँ पे एक दे रखा है, एक फील्ड दे रखा है, सपोज हम दूसरा फील्ड भी दे देते हैं सेल्स पर्सन। तो दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ पे एक जो नई पाइवट टेबल नए एक्सेल्स हैं उसमें ये पाइवट टेबल एक स्टैंडर्ड वे में बनती है, जो कि आपका कहलाती है कि ये आपका आउटलाइन फॉर्म बोलते हैं इसको। आउटलाइन फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, अगर हम राइट क्लिक करके एक्सपेंड और कोलैप्स ऑप्शन में जाएं, कोलैप्स कर दें तो कोलैप्स में सारा कोलैप्स हो जाएगा और आपको जिसका ओपन करके देखना हो वो आप देख सकते हैं ओपन करके। बट इसमें क्या होता है, कभी कभी डेटाबेस में हमें काम करने में प्रेजेंट करने के लिए तो ठीक है आपको समरी देखने के लिए, बट कभी कभी दिक्कत आती है। तो अभी हमें इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड में जाना है तो डिजाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट में इसको टेबुलर फॉर्म में कर देंगे। टेबुलर फॉर्म में करने के बाद में जब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपका डेटा इस तरह से आपको दिख जाएगा। डेटा में इसमें क्या होगा कि डेटा आपको रो वाइज आपको दूसरी कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे सब टोटलिंग का फंक्शनलिटी आ जाती है। अगर आपको सब टोटलिंग हटानी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके सब टोटल को अनटिक कर देंगे तो ये सब टोटल हट जाएगा। सब टोटल हटने के बाद में सपोज यहाँ पे अमित हमें चाहिए, रिपीटेड चाहिए, तो हम जाके रिपोर्ट लेआउट में रिपीट ऑल आइटम्स लेबल कर देंगे तो यहाँ पे आपका रिपीट हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमें डेटा को हमें इस तरह से समराइज करके किसी और काम के लिए यूज करना है तो उसमें हमें ये काम आता है। अब सपोज यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज लानी है। एक प्रॉफिट परसेंटेज का तरीका है हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा लें। और जब भी यहाँ दोस्तों अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं पाइवट टेबल में तो इस तरह फॉर्म में आ जाता है, गेट पाइवट डेटा वगैरह, तो ये सारा डेटा आ जाता है। लेकिन इसको कॉपी पेस्ट करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो जब फॉर्मूला लगाते हैं पाइवट टेबल में तो हमें सेल का रेफरेंस दे के ही और आपका फॉर्मूला लगाना है, जैसे F4 डिवाइड बाई E4। अब इसका आपका यहाँ पे 0.32 आ गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो एक तो ये तरीका आ गया। अब लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसको कोलैप्स करते हैं तो ये बार बार ये चेंज हो जाता है और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला लंबा सा लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपने फॉर्मूला अलग फील्ड में लगाया था पाइवट से हट के। तो पाइवट के साथ में कैसे लगाएं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को पाइवट में साथ में लगाने के लिए पाइवट टेबल में एक ऑप्शन आता है फील्ड आइटम एंड सेट्स। इसमें क्या होता है, आप फॉर्मूले को नया फील्ड क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे नया फील्ड करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला क्या देना है, जो प्रॉफिट है उसको डबल क्लिक किया और डिवाइड किया हमने सेल्स वैल्यू से, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट का। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हमें क्या करना है, सेम फॉर्मेट में वैल्यू फील्ड सेटिंग में नंबर फॉर्मेट में जाके इसको परसेंटेज अगर हम कर देंगे तो आपका ये परफेक्ट फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, अगर हम इसको कोलैप्स भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, सारा कुछ कोलैप्स भी अगर कर देंगे तो इसमें क्या होगा, इतने ही फील्ड में आएगा। देखिए टोटल में भी अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग के साथ में दिखाई दे रहा है 27.91। तो ये दोस्तों ये आपका एक नया फील्ड कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, ये तरीका होता है। अब इस दोस्तों अब मैं एक और चीज में आ जाता हूँ
आपने पाइवट टेबल बनाई हुई है, सब कुछ पता है आपको। अब जैसे इसमें मैं प्रॉफिट हटा देता हूँ, इसमें यहाँ से शॉर्टकट में मिनिमम मैक्सिमम ही हटा देता हूँ। जस्ट एक्चुअली हम समझने के लिए कर रहे हैं हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि एक स्लाइसर का ऑप्शन होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक बार कवर किया था स्लाइसर, जो फिल्टर का मेरा क्लास था तो टेबल में लगता था, तो ये भी पाइवट टेबल है, इसमें भी हम स्लाइसर लगा सकते हैं। स्लाइसर क्या होता है दोस्तों, स्लाइसर में आप क्या है कि कोई भी अगर डेटा आपको फिल्टर करना है तो फिल्टर करने का जो शॉर्टकट है वो हम शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे रीजन वाइज हमें स्लाइसर चाहिए या हमें प्रोडक्ट वाइज स्लाइसर चाहिए, हम 2 स्लाइसर ले लेते हैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए। तो देखेंगे स्लाइसर आ गया है हमारे पास। अब इस स्लाइसर को अगर हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम इसमें इसकी साइज एंड प्रॉपर्टीज में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको हम क्या दिखाते हैं दोस्तों, अगर हम ईस्ट पे करेंगे तो ये डेटा ईस्ट का फिल्टर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों नॉर्थ करेंगे, नॉर्थ का फिल्टर हो जाएगा, साउथ करेंगे, साउथ का फिल्टर हो जाएगा। सपोज हमें लैपटॉप पे करना है तो लैपटॉप साउथ का फिल्टर हो गया, नॉर्थ करेंगे तो नॉर्थ का। अगर हमें 2 रीजन देखने हैं, नॉर्थ और साउथ, 2 रीजन का डेटा आ गया। और सपोज हमें 2-3 प्रोडक्ट देखने हैं, ऑफिस चेयर, प्रिंटर, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट करके ऑफिस चेयर, प्रिंटर, लैपटॉप अगर हम ये करें तो यहाँ पे आपका ये डेटा आपका इनसे फिल्टर होके आ चुका है। तो ये डेटा देखेंगे आपको, ये डेटा फिल्टर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसको अगर हम क्रॉस करना है तो ये सारा टोटल आ गया। और एक और चीज आती है इसी में स्लाइसर के साथ में, तो पाइवट टेबल में क्लिक करके फिर से पाइवट टेबल डिजाइन में जाएंगे, इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन क्या होता है दोस्तों, जो डेट्स होती है ना हमारे पास सिस्टम में, तो डेट्स के हिसाब से हम जो है आपका यहाँ पे समरी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज ड्यू डेट के मैंने टाइमलाइन निकाल ली, ड्यू डेट का टाइमलाइन निकालने के बाद में दोस्तों अब क्या होगा, ये मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। जैसे ड्यू डेट, अगर जैसे ड्यू डेट है, अगर मेरे को देखना है जुलाई 2006 में मेरा कितना अमाउंट ड्यू है, तो हम जुलाई 2006 में करेंगे तो पता लग जाएगा कितना अमाउंट ड्यू है। अगस्त में करेंगे तो अगस्त। ये टाइमलाइन का होता है दोस्तों, ये ड्यू डेट पे, इनवॉइस डेट पे, ये किसी चीज पे, ये भी एक तरह से स्लाइसर का काम करता है, बट ये फिल्ट्रेशन में बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। तो इसको अगर हमें सारा करना है तो इसको हटा देंगे। तो सपोज मैं इसको, ये टाइमलाइन का काम हो गया, अब ये रिमूव कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ जाते हैं पाइवट टेबल में। हमें अगर डेट्स का कैसे यूज होता है, तो सपोज डेट्स के लिए मैं क्या बताता हूँ। जैसे हमें सेल्स मंथ वाइज अगर हमें सेल्स देखनी है तो हम यहाँ पे जो इनवॉइस डेट है उसको लाएंगे और डालेंगे। तो अभी एक्सेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका डेट्स को ग्रुपिंग कर देगा। ग्रुपिंग किस तरह से करता है, ईयर्स, क्वार्टर, मंथ और डेट वाइज ये ग्रुपिंग कर देता है। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे सारा, तो एक्सपेंड करने में हमें पता लग जाएगा कि इसने किस तरीके से ग्रुपिंग करी हुई है। बट जी हाँ दोस्तों, इसको ग्रुपिंग करने का एक बेसिक तरीका होता है, यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप हम इसको कर सकते हैं डेट्स को। तो अभी हमें इसमें ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो ग्रुप में इसमें मंथ, क्वार्टर, ईयर्स लगे हुए हैं। तो मंथ, क्वार्टर, ईयर्स अगर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे क्वार्टर्स नहीं चाहिए, मेरे को ईयर्स और मंथ चाहिए, तब हम देखेंगे दोस्तों तो ईयर्स और मंथ में डेटा आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है ग्रुपिंग और नॉन ग्रुपिंग का। इसमें हमें एक ध्यान देने वाली बात है, अगर सपोज यहाँ पे डेट्स में कहीं अगर आपका कोई डेट अगर नहीं लिखी हुई है और कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तब आप यहाँ पे अगर हम फिल्टर लगाते हैं तब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है डेट्स में, क्योंकि एक भी सेल में अगर डेट नहीं होगी तो वो आपका ग्रुपिंग नहीं करेगा। आपका ग्रुपिंग का ऑप्शन भी आप करके देखोगे तो ग्रुपिंग का ऑप्शन उस तरीके से वो नहीं देगा। जो हमें डेट वाइज फॉर्मेट में जो मंथ वाइज और हम जो करते हैं ना ग्रुपिंग, वो मंथ वाइज और वो नहीं देगा। तो ये हमने जितना सिलेक्ट करके अगर हम ग्रुप करना चाहें उतना सिलेक्ट करके ग्रुप कर देगा, जो हम सिलेक्ट करके जो हम पाइवट टेबल में ग्रुप करें वो ग्रुप कर देगा, लेकिन वो मैनुअल ग्रुपिंग हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, उसके लिए हमें यहाँ पे डेट, सारे सेल में अगर डेट्स है तभी वो ग्रुपिंग का ऑप्शन आएगा और ग्रुपिंग तब होगी। और एक और दोस्त तरीका है ग्रुपिंग का, जैसे हमने डेटा में देखा यहाँ पे एजिंग भी दे रखी है। तो एजिंग वाइज अगर हमें आउटस्टैंडिंग निकालना है, और उसमें मैंने एक बार पिछली क्लास में भी कवर किया था कि उसको किस तरीके से निकालना है। तो टोटल हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट का निकालना है, यस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का एजिंग वाइज निकालना है। तो एजिंग डेज अगर हम ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं।
अब यहाँ पे हम ग्रुप करते हैं स्टार्टिंग विद 1। 1 से नीचे है तो वो ड्यू ही नहीं है, 1 से नीचे है तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। और एंडिंग विद सपोज हम 180 कर देते हैं, 180 में और 30 डेज की हम निकालते हैं ग्रुपिंग। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपका लेस देन 1 इतना अमाउंट आ गया, विद इन 30 डेज आपका इतना अमाउंट आ गया, विद इन 31 to 60 डेज इतना आ गया। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपकी एजिंग की शॉर्टकट तरीके में ग्रुपिंग आपकी हो गई और आपको एजिंग का तरीका निकल गया। अगर सपोज अभी इसमें आपको रीजन वाइज अगर एजिंग चाहिए, तो अगर हम रीजन को यहाँ पे अगर हम कॉलम में डाल दें तो आपको रीजन वाइज भी कॉलम में आ जाएगा। रीजन वाइज नहीं चाहिए, अगर सपोज आपको ये एजिंग डेज अगर हम कॉलम में डाल दें और कस्टमर को अगर हम रो में डाल दें तो आपको कस्टमर वाइज एजिंग भी आ जाएगी। और इसमें एक सॉर्टिंग का भी तरीका होता है, अगर हम इसको ग्रांड टोटल वाइज सॉर्टिंग करना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट वाले पहले आ जाएं और स्मॉलेस्ट वाले नीचे आ जाएं, जिससे क्या है आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सको। और उसी के हिसाब से अगर आपका जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अगर हम चेंज कर लें नंबर फॉर्मेटिंग में जाके, तो जिससे क्या है कि आपको डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे तरीके से डेटा भी आ जाए। अब इसमें हमें कस्टमर नहीं चाहिए तो अब इसमें हम सेल्स पर्सन ले लें, तो सेल्स पर्सन वाइज एजिंग आ गई। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप इसको टेबल को बहुत ही अपने तरीके से इसको आप मर्ज कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं और जैसे भी आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पाइवट टेबल बना सकते हैं और उसका एक डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, डिफरेंट पाइवट टेबल। सपोज ये आउटस्टैंडिंग की पाइवट टेबल हो गई, एक हमें सेल्स की पाइवट टेबल बनानी है, इसको डेटा को हम कॉपी करेंगे सीधा, हमें बार बार रेंज नहीं लेना है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट की जगह सपोज हमें टैक्सेबल वैल्यू आ गई, सेल्स पर्सन वाइज हमें एजिंग नहीं चाहिए, हमें ये टोटल सेल्स आ गई। टोटल सेल्स आने के बाद में अब हम इसको कॉपी करके हम यहाँ पे प्रॉफिट ले लें टैक्सेबल वैल्यू की जगह, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा। और सपोज अगर हम यहाँ पे अब स्लाइजर ले लें रीजन वाइज, और स्लाइजर अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे कॉलम होता है, कॉलम अगर हम 5 कॉलम कर दें स्लाइजर के, तो आपका ये स्लाइजर 5 कॉलम में चला जाएगा। तो अब जैसे हम देखेंगे इसमें 4 ही हैं, तो हम 4 ही लेते हैं, इसमें स्लाइजर की सेटिंग में जाके 4 कर लेते हैं, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। यस, तो ये स्लाइजर हमने क्या लगाया था, ये स्लाइजर को हमने इस टेबल से लगाया था, आपने पहली वाली टेबल से लगाया था। अब हम इसको अगर हम तीनों टेबल में अगर हम कर दें, तो तीनों टेबल में क्या होगा कि जहां पे अगर हम चेंज करेंगे तो तीनों टेबल में ही आपका डेटा को फिल्टरेशन होगा। हमने डेटा फिल्टर लगाया, जैसे हमने कैसे किया दोस्तों, हमने इसको रिपोर्ट कनेक्शन, राइट क्लिक करके इसका रिपोर्ट कनेक्शन होता है, तो आपको जो टेबल का आपको इसमें कनेक्शन फिट करना है स्लाइजर में, तो आप स्लाइजर में वो कनेक्शन फिट कर सकते हैं। जैसे अगर अब मैं यहाँ पे ईस्ट कर रहा हूँ, तो ईस्ट में मेरे को आउटस्टैंडिंग भी ईस्ट की आ रही है, सेल्स भी आ रही है और मेरे को प्रॉफिट भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसका डेटा को यूज कर सकते हैं। एक इसमें एक शॉर्टकट और चार्ट बनाने का तरीका होता है। जब हम किसी टेबल का अगर हमें सपोज चार्ट बनाना है, तो यहाँ पे अगर हम पाइवट टेबल में क्लिक करके सीधा इंसर्ट में जाके यहाँ पे पाइवट टेबल एनालिसिस में पाइवट चार्ट का ऑप्शन आता है। पाइवट चार्ट अगर हम कर देते हैं और हम उसको पाइवट चार्ट में अगर हम कोई भी चार्ट का फॉर्मेट देके और हम उसको कर लेते हैं, तो पाइवट चार्ट भी बन जाता है। अब इसको आप पीपीटी में लेके जा सकते हैं और इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। और जैसे पाइवट टेबल के चार्ट में अगर आपको डेटा लेवल ऐड करने हैं, तो डेटा लेवल भी आ जाते हैं। और डेटा लेवल को अगर आप उस तरीके से करना चाहें कि उसकी सीरीज वगैरह चेंज करें, तो वो भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं कि वैल्यूज की जगह परसेंटेज डाल दें। तो परसेंटेज से क्या होगा कि आपका ये परसेंटेज फॉर्म में आ गया कि आपका सेल्स 27%, यहाँ पे ब्राउन कलर में कौन है, नेहा, और अमित का जो है 22% है, तो ये 22% भी सेल्स में भी आ गया। तो इस तरीके से ये चार्ट भी बन जाता है बहुत शॉर्टकट तरीके से, और इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है डेटा ये फिल्टर है, तो अगर हम यहाँ पे सारे कॉलम का, ये ईस्ट का डेटा फिल्टर था, तो अगर हम ईस्ट हटा देंगे तो देखिए ये सारा टोटल सेल्स का आया है। तो हमने यहाँ पे देखो स्लाइजर मैंने आपको कवर करके बताया, जैसे 2-3 पाइवट टेबल वगैरह यूज कर सकें और उससे लिंक बना सकें। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है जिससे आप अपने अकाउंटिंग के डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो ये सब मैंने पाइवट टेबल के बारे में आपको बताया।
जो कि मैंने एक संक्षिप्त में ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आई होगी, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे जरूर लिखें। तो मैं यहीं पे अपने टॉपिक को एंड करता हूँ और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जैसा आप जानते हैं, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे आने वाली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।